बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग का एक टॉपिक जिसका नाम है कैलेंडर। देखिए, कैलेंडर के लिए आप लोगों को कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो जानना ज़रूरी है। और कैलेंडर रीजनिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो लगभग सभी एग्ज़ाम्स में आता है। एसएससी, डीएसएसबी, बैंकिंग, रेलवे वगैरह सब में ही इसके क्वेश्चंस हम देख सकते हैं। और इसको पढ़ने के लिए मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल बेसिक से। तो आपको क्या करना होगा कि आपको सारी वीडियोस अच्छी तरह देखनी होगी, उनको नोट डाउन करना होगा। मैं आपको हर एक टाइप के क्वेश्चंस भी कराऊंगा और उन टाइप्स के क्वेश्चंस को करने के अच्छे अच्छे तरीके भी बताऊंगा। ठीक है, तो हम लोग जब इस चैप्टर को शुरू करेंगे, सबसे पहले हम लोग मैं ये बताना चाहूँगा कि जब हम कैलेंडर की बात करते हैं तो कैलेंडर में जो तारीख होती है जो हम यूज़ करते हैं उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। उसकी शुरुआत 1 तारीख, पहला महीना और पहला ही साल, यहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। इस दिन क्या था? इस दिन मंडे था। इस दिन क्या था? इस दिन मंडे था। मतलब ये हुआ कि जब हमारी ये तारीख शुरू हुई तो शुरुआत जो हुई थी वो मंडे से हुई थी। तो अब आप लोग जानते हो कि एक वर्ड है सप्ताह, वीक। तो बच्चों, वीक का जो सबसे पहला दिन है वो मंडे है, ये आपको याद रखना है। वीक का सबसे पहला दिन मंडे है। इसके बाद इसका दूसरा दिन ट्यूसडे, संडे। संडे जो होता है वो 7वां दिन, या फिर हम कह सकते हैं सप्ताह का आखिरी दिन, जिसको हम 0 से भी डिनोट कर सकते हैं। 7वां दिन ये बताता है कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, और 0 ये बताता है कि संडे सप्ताह का आखिरी दिन है। ठीक है, अब आप इतना जान गए कि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं। एक सप्ताह में 7 डेज होते हैं, और यही डेज बार बार रिपीट होते हैं। तो यहां से मुझे पता चला कि अगर मान लीजिए मैंने ये बोला कि आज 13 तारीख है, 5वां महीना है और 2020 है, और आज मान लो वेडनेसडे है। क्या है? वेडनेसडे। तो आज के 10 दिन बाद 23 तारीख 5वां महीना 2020 कौन सा दिन होगा? तो बच्चों, हम लोग एक एक दिन को काउंट नहीं करने वाले हैं। मैं आप लोगों को सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि यहाँ पर 13 से लेकर 23 तक 10 दिन हो गए। 10 दिन, और 10 दिन को आप जानते हो एक सप्ताह और 3 दिन। एक सप्ताह और 3 दिन। तो बच्चों, ये जो 3 दिन है, ये जो 3 दिन है, ये 3 दिन हमारे कहलाएंगे एक्स्ट्रा डेज, अतिरिक्त दिन। अतिरिक्त दिन। क्लियर है? अब आप समझिए, 13 तारीख को वेडनेसडे है तो 23 तारीख को क्या होगा? 13 से 23 तक 10 दिन का गैप हुआ। 10 दिन का मतलब है एक सप्ताह 3 दिन। तो आपने पूरा काउंट नहीं करना है, बस ये 3 दिन देख लीजिए। वेडनेसडे के 3 दिन बाद क्या आता है? थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो 23 तारीख को सैटरडे होगा। 23 तारीख को सैटरडे होगा। इतनी बात, बिल्कुल छोटी छोटी बातों से हम लोग शुरू करेंगे, और धीरे धीरे आप लोग देख लेना कि आप लोग कैलेंडर में कहाँ तक पहुँच जाओगे। आप लोग जितनी भी वीडियोस यूट्यूब पर या जितने भी टीचर से मिले होंगे वो कैलेंडर आपको पढ़ाते हैं, लेकिन पूरा नहीं, पूरे टाइप के क्वेश्चंस नहीं कराते। मैं आपको सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। देखिए, अब इसके बाद मैंने बोला कि 13 तारीख 5वां महीना 2020, मान लीजिए वेडनेसडे है, तो 28 तारीख 5वां महीना 2020 कौन सा दिन होगा? कितने दिन का गैप हुआ इन दोनों में? 13 में और 28 में 15 दिन का गैप हुआ। तो ये जो 15 दिन है बच्चों, इन 15 दिन को हम लोग क्या बोलेंगे? 2 सप्ताह 1 दिन। अब 1 दिन, तो इससे अगला दिन कौन सा होगा? थर्सडे। तो यहां से मुझे बात समझ में आ गई कि अगर हमें दिनों की संख्या 7 से ज़्यादा दी हो तो हम उसको सप्ताह में कैसे बदलेंगे, और सप्ताह में बदलने का तरीका उसको 7-7 के ग्रुप में बनाएंगे, या फिर ये कहो कि मैं उसको सीधा 7 से भाग कर दूंगा। बस इतना आप लोग जान लीजिए।
जो एक्स्ट्रा होंगे, जो बाद में बचेंगे, जो रिमाइंडर होगा, जो शेष होगा, उसको हम एक्स्ट्रा डेज बोलते हैं। अब आप यहां समझिए कि एक साल, 1 ईयर, एक साल में कौन कौन से महीने होते हैं और हर महीने में कितने कितने दिन होते हैं। जनवरी 31 दिन, लेकिन इसके अंदर जो एक्स्ट्रा डेज हैं वो है 3। कैसे? मैंने इसको 7 से भाग किया तो 7 चौक 28 आया। अब आगे जो बचे वो 3 दिन एक्स्ट्रा डेज बचे। इसके बाद फैब, ये होता है 28 का या 29 का, 28 का या 29 का। इसमें एक्स्ट्रा डेज कितने होते हैं? 0 या 1। मार्च 31 3 और दिसंबर लास्ट 31 3। तो ये हो गए पूरे साल में हर महीने कितने दिन होते हैं और हर महीने में कितने एक्स्ट्रा डेज होते हैं। आपको ये जानकारी होना ज़रूरी है। अब आगे चलते हैं हम लोग। अब मैं आपको समझाता हूं कि जो वर्ष है वो किस किस टाइप का होता है। ईयर, ईयर या वर्ष 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है ऑर्डिनरी ईयर, ऑर्डिनरी ईयर जिसको हम बोलते हैं सामान्य वर्ष। दूसरा होता है लीप ईयर, लीप ईयर, लीप वर्ष। अब देखिए बच्चों, इसकी डिटेल जरा ध्यान से समझ लेना। जो सामान्य वर्ष है उसमें 365 दिन होते हैं, हम 365 काउंट करते हैं, लेकिन एक्चुअली में इसमें 365 दिन नहीं होते। इसमें होते हैं 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 47.5 सेकेंड्स, ये होते हैं 365 दिन, 365 डेज, 5 आवर्स 48 मिनट 47.5 सेकेंड। तो इनको मैं लगभग अप्रोक्स बोल सकता हूं 365 डेज 6 आवर्स, ये बोल सकता हूं। समझिए इस बात को, मैं इसको ये अप्रोक्स बोल सकता हूं लगभग, लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं होता। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये एग्जैक्ट पता है कितना है? 365.2422 डेज। अगर मैं इसको सबको ईयर्स में बदलकर, डेज में बदलकर कैलकुलेट करूं तो इतना आएगा, लेकिन अप्रोक्स में मैं क्या करता हूं? 365 दिन 6 घंटे। समझना, ये बहुत ही अच्छी बात है जो आपको समझ में आने वाली है। अब हम बात कर लेते हैं लीप वर्ष। लीप वर्ष की कहानी क्या है? जो हमारा सामान्य वर्ष है उसमें हर साल 6 घंटे एक्स्ट्रा होते हैं। तो एक साल 6 घंटे, अगले साल 6 घंटे, अगले साल 6 घंटे और फिर 6 घंटे। 4 बार जब 6 घंटे होंगे तो 24 घंटे बन जाएंगे, और ये 24 घंटे बनकर एक दिन बना देते हैं। ये हो जाएगा 366 दिन। तो सबसे पहली बात तो आपको ये याद रखनी है कि जो लीप वर्ष है वो 366 दिन का होता है, और जो सामान्य वर्ष है वो 365 दिन का होता है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा वर्ष लीप वर्ष है और कौन सा वर्ष सामान्य वर्ष है? तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? किसी भी वर्ष को 4 से भाग करेंगे। अगर पूरा भाग हुआ तो लीप वर्ष, अगर पूरा भाग हुआ तो लीप वर्ष, वरना सामान्य वर्ष। समझ लीजिए, किसी भी वर्ष को 4 से भाग करेंगे, अगर पूरा भाग हुआ तो लीप वर्ष और कुछ शेष बचा तो सामान्य वर्ष। अब मैंने बोला किसी भी वर्ष को, लेकिन एक बात याद रखेंगे, हम किससे भाग कर रहे हैं? 4 से। हम जब 4 से भाग कर रहे हैं तो वो वर्ष शताब्दी वर्ष ना हो,
शताब्दी वर्ष कौन सा होता है? शताब्दी वर्ष होता है जैसे 1900, 1800, सन 2000, सन 2100, सन 1700, ये शताब्दी वर्ष है जिनमें लास्ट में 2 जीरो होती है, समझ लेना वो शताब्दी वर्ष है। तो किसी भी वर्ष को 4 से भाग करेंगे, अगर पूरा भाग हुआ तो लीप वर्ष है, वरना सामान्य वर्ष है। लेकिन वो जो वर्ष है वो शताब्दी वर्ष ना हो। क्यों ना हो शताब्दी वर्ष, इसके बारे में भी आप जान लीजिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बता देता हूँ इसके। देखिए भाई, एग्जाम्पल मैंने बोला 1992, आप इसको 4 से भाग करके देखिए। 4 से भाग करेंगे 1992 को, 4 चौक 16, 3 9, 4 निम 36, 3 2, 4 8 32। तो ये लीप वर्ष है क्योंकि 4 से भाग हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल और। मैंने बोला 1998, आप इसको 4 से भाग करके देखेंगे तो ये 4 से भाग नहीं होगा, ये सामान्य वर्ष है। ये कौन सा वर्ष है? सामान्य। तो यहाँ से आप लोगों को पता चला कि जब हम ये पहचान करना चाहते हैं कि कौन सा लीप वर्ष है और कौन सा सामान्य वर्ष है, उसे 4 से भाग करते हैं, लेकिन वो वर्ष शताब्दी वर्ष ना हो। अगर शताब्दी वर्ष है, अगर शताब्दी वर्ष है तो 400 से भाग करेंगे। अगर शताब्दी वर्ष है तो 400 से भाग करेंगे। जैसे मैंने बोला 1800, अब 1800 को हम 400 से भाग करके देखेंगे। 4 चौक 16, क्या पूरा भाग हो रहा है? नहीं। तो ये सामान्य वर्ष है। अगला मैंने एग्जाम्पल लिया 1600, क्या 1600 400 से भाग होगा? हाँ, पूरा भाग होगा। तो ये लीप वर्ष है। तो आपको लीप वर्ष की पहचान कैसे करनी है? 4 से भाग करेंगे अगर शताब्दी वर्ष नहीं है, और शताब्दी वर्ष है तो 400 से भाग करेंगे। ये हुई लीप वर्ष की पहचान करना। लीप वर्ष की पहचान देखिए, जितने भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ अभी तक बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है, लेकिन धीरे धीरे आपके कंसेप्ट बहुत मजबूत हो जाएंगे। आप लोगों ने कैलेंडर में कुछ भी रटना नहीं है, सब कुछ समझना है बस। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपको पता चल गया कि लीप वर्ष क्या है और सामान्य वर्ष क्या है। आगे की कहानी ऐसे है कि सामान्य वर्ष इसमें 365 दिन होते हैं। मैंने देखना चाहा कि इसमें सप्ताह कितने हैं। 7 पंजे 35, 1 5, 7 दूनी 14, 1। तो इसमें 52 सप्ताह है और एक अतिरिक्त दिन है। एक अतिरिक्त दिन है, 52 सप्ताह और एक अतिरिक्त दिन। इसके बाद मैं बात करता हूं लीप वर्ष। लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। 7 से भाग करूंगा, 7 पंजे 35 और 7 दूनी 14। तो इसमें 2 अतिरिक्त दिन हैं। लीप वर्ष में 2 अतिरिक्त दिन हैं। समझिए इस बात को। सामान्य वर्ष में 1 अतिरिक्त दिन है और लीप वर्ष में 2 अतिरिक्त दिन है। अब मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, जब आपको ये पता चल ही गया, मैं आपसे इतना पूछना चाहता हूं कि जो पहले फर्स्ट 100 ईयर्स, पहले 100 वर्ष है, इनमें कितने अतिरिक्त दिन होंगे? पहले 100 वर्षों में कितने अतिरिक्त दिन होंगे? तो देखो बच्चों, पहले 100 वर्षों में हम शुरू करेंगे, अगर पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, ये लीप वर्ष हो जाएगा। 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, ये लीप वर्ष हो जाएगा। 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, ये लीप वर्ष हो जाएगा। हर 4th ईयर जो है लीप वर्ष होगा। तो इन 100 साल में मुझे देखना है कि लीप वर्ष कितने हैं और ऑर्डिनरी ईयर मतलब सामान्य वर्ष कितने हैं। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे 4 से 100 को भाग करके देखना होगा। तो ये कितना आएगा? 4 दूनी
8 बचेगा, 2 0, 4 पंजे 20। तो आप सोच रहे होंगे कि इसमें 25 लीप वर्ष होंगे, लेकिन इसमें 25 लीप वर्ष नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि भाई देखिए 96 ईयर लीप वर्ष है, 92 ईयर लीप वर्ष है, लेकिन जो 100 है वो लीप वर्ष नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 100 एक शताब्दी वर्ष है और 100 को लीप वर्ष होने के लिए 400 से भाग होना था, लेकिन वो 400 से भाग नहीं हो पाएगा। तो इसमें लीप वर्ष एक कम है। कितने हैं? 24 लीप वर्ष हैं, और बाकी 76 जो बचे वो ऑर्डिनरी ईयर्स हैं, वो सामान्य वर्ष हैं। अब आप समझिए 24 लीप वर्ष हैं, 24 और 76, इसमें हर एक लीप वर्ष में 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। कितने दिन एक्स्ट्रा होते हैं? 2। और हर एक सामान्य वर्ष में 1 दिन एक्स्ट्रा होता है। तो ये कितना बन गया? 48, और ये कितना बन गया? 76, जोड़कर कितना बनेगा? 412, ये बन जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। 124, लेकिन अतिरिक्त दिन कभी भी 6 से ज़्यादा नहीं होंगे। अगर 7वां आया तो 0 बन जाता है। ये 124 क्यों आया? तो इस 124 को हमें क्या करना होगा? इसे हमें 7 से भाग कर देना है। तो ये कितना हो जाएगा? 7 एकम 7, बचेगा 5 4, 7 सत्ते 49, तो कितना आया? 5। तो बस आपको 100 वर्ष में 5 अतिरिक्त दिन। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। मैंने बोला आपको कि रटना नहीं है, समझना है। और जब आप इसको ढंग से नोट करेंगे, वीडियो आराम से देखेंगे, तो आपको हर चीज समझ में आएगी। ट्रिक्स भी आप लोगों के सामने आएगी। अगर मैं आपको शुरू में ट्रिक्स बता दूंगा तो मैं गारंटीड बोल सकता हूँ कि उनको आप पढ़ने के बाद भूल जाओगे, लेकिन जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, ये आप नहीं भूलोगे। अब आप इसको नोट करिए। देखिए मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि जो प्रथम 100 वर्ष हैं उसमें एक्स्ट्रा डेज 5 हैं, और मैं आपको कैलकुलेट करके भी दिखा चुका हूं। एक बार और करके दिखाता हूं दूसरे थोड़े तरीके से, उसमें आप लोगों को और आसानी होगी। देखिए इसमें क्या है कि 76 सामान्य वर्ष है और 24 लीप वर्ष है। आपने क्या करना है? 4 से भाग कर देना है, और अगर कोई शताब्दी वर्ष है जो 400 से भाग नहीं हो रहा है, उसको हटा देना है। अब आप क्या करोगे? देखिए सामान्य वर्ष में अतिरिक्त दिन हमेशा 1 होता है, और लीप वर्ष में 1 और एक्स्ट्रा हो जाता है। तो कितने हो जाते हैं? लीप वर्ष में 2 हो जाते हैं। तो इतनी सी बात ये है कि जो भाई 100 साल है, अगर इस 100 के 100 सामान्य वर्ष होते तो 100 अतिरिक्त दिन तो ही बन जाते, लेकिन इसमें 24 जो है वो लीप वर्ष है, तो 24 दिन और बन गए। तो कितने हो गए टोटल? 124। ये आसान तरीका है, जैसे मैंने बताया था उससे आसान है। अब आप क्या करोगे? 7 से भाग करोगे 124 को। 7 एकम 7, 5 4, 7 सत्ते 49, कितना बचेगा? 5 बचेगा। तो अतिरिक्त दिन 100 वर्षों में कितने होते हैं? 5 होते हैं। अगर मैं बात करूं 200 वर्षों में, 200 वर्ष में अतिरिक्त दिन कितने होते हैं? तो 200 वर्ष में होंगे 5 जमा 5, क्योंकि 100 साल में 5, अगले 100 साल में 5, तो ये बन जाएंगे 10। लेकिन अतिरिक्त दिन कभी भी 10 नहीं होते, मैक्सिमम 6 होते हैं। 7 पे जाते 0 हो जाता है। अगर मैं इस 10 को 7 से भाग करूंगा तो कितना आएगा? अतिरिक्त दिन आ जाएंगे 3। तो 200 वर्षों में अतिरिक्त दिन कितने होते हैं? 3 होते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि 300 वर्षों में अतिरिक्त दिन कितने होंगे? 300 वर्ष में अतिरिक्त दिन होंगे 5 जमा 5 जमा 5, 100 साल के 5, अगले 100 साल के 5, फिर 5, 15 हो जाएंगे, और 15 को 7 से भाग करेंगे तो 1 आएगा। इसके बाद मैंने आपसे पूछा 400 वर्ष में अतिरिक्त दिन कितने होंगे? तो अब देखिए 5 जमा 5 जमा 5 और जमा 5। अब ध्यान से समझने वाली बात आ गई। 100वां साल लीप वर्ष नहीं था, 400 से भाग नहीं हो सकता। 200वां साल लीप वर्ष नहीं है, ये भी लीप वर्ष नहीं है, लेकिन जो 400वां साल है वो लीप वर्ष है, तो उसका भी एक हमें ऐड करना होगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि लीप वर्ष में सामान्य वर्ष से 1 अतिरिक्त दिन ज़्यादा होता है। तो एक कितने बन गए? ये बन गए 21, और जब मैं 21 को 7 से भाग करूँ तो कितना आएगा? 0। तो आपको ये याद रखना है कि 400 साल में जो अतिरिक्त दिन होते हैं वो 0 होते हैं। 100 साल में 5, 200 साल में 3, 300 साल में 1, 400 साल में 0, ये आपको याद रखना है। ऐसे ही चलता जाऊंगा मैं। 500 साल में 400 साल में 0, फिर अगले 100 साल में 5, तो 500 साल में 5,
600 साल में अतिरिक्त दिन कितने होंगे? 400 में 0, अगले 200 में 3, 700 में 1, 800 में 0, 2100 वर्ष में 5। ये आपको याद रखने हैं और जैसे जैसे आप करते जाओगे आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। देखो मैंने अभी तक कोई भी चीज़ ऐसी नहीं बताई आपको जो मैं ये कहता हूँ कि आप इसको रट लेना, नहीं, आपने सिर्फ समझना है। अब मैं आपको लेकर आता हूँ फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर। देखिए फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या होता है, क्या है फर्स्ट टाइप? फर्स्ट टाइप ये है कि एक को आधार मानकर अगर मैं कोई भी सवाल पूछता हूं, कैसे आधार मानकर? मैंने बोला कि 13 अगस्त 1933 क्या दिन था? 13 अगस्त 1933 को क्या दिन था? समझिए आप इस बात को, अब बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। देखिए 1933 जो है वो पूरा ख़त्म नहीं हुआ, 1933 पूरा ख़त्म नहीं हुआ। पूरा ख़त्म कौन हुआ है? पूरा ख़त्म हुआ है 1932। 1933 में हम 13 अगस्त तक चलेंगे। अब आप ऐसे समझ लीजिए मैंने ये दिन पूछा है तो मैं किस बेस पर बता रहा हूँ? मैं आपको अभी बता चुका हूँ कि 1 तारीख पहला महीना पहला वर्ष मंडे था, तो उसी बेस पर तो निकालूंगा इसको। देखिए कितना आसान है, बहुत ही आसान है। मैं इसको क्वेश्चन को तोड़ देता हूँ। कैसे? पहले मुझे 1900 साल पूरे करने पड़ेंगे, फिर मुझे 32 साल पूरे करने पड़ेंगे, तब जाके 1932 पर पहुंचूंगा। फिर मैं 33वें पर आऊँगा, तो 33वें में क्या होगा? 33वें में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। मुश्किल काम नहीं है। 1900 का अतिरिक्त दिन कितना है? 1 है। 32 वर्ष, 32 वर्ष में लीप वर्ष कितने हैं? 4 8 32, 8 हैं। तो 32 को तो 32 लिख दो और 8 और लिख दो, जितने लीप वर्ष है उतना और जोड़ दो। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जनवरी से लेकर 13 अगस्त तक, जनवरी से लेकर 13 अगस्त तक। तो जनवरी में अतिरिक्त दिन कितने हैं? जनवरी में अतिरिक्त दिन है 3। फरवरी में कितने हैं? फरवरी में है 0, क्योंकि 1933 जो है वो लीप वर्ष तो है ही नहीं। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जुलाई ख़त्म हो गया। यहाँ आकर हमारा जुलाई ख़त्म हो गया। यहाँ अगस्त जो है, अगस्त पूरा ख़त्म नहीं करना है, अगस्त में 13 है, इसको 13 लिख लो, या फिर 7 से भाग कर लो, 7 एकम 7, 6 लिख लो। हमने तो हमेशा 7 से भाग करना है। अब आप देखिए इनको जोड़ लीजिए। 6 3 9, 9 2 11, 11 5 16, 16 3 19, 19 3 22, 30, 62 63, ये आया। 63 को 7 से भाग करेंगे तो 7 3 63, तो अतिरिक्त दिन कितने आएंगे? 0 आएंगे, 0 एक्स्ट्रा डेज। तो 0 एक्स्ट्रा डेज का मतलब क्या होता है? 0 एक्स्ट्रा डेज का मतलब होता है संडे, ये होता है। 0 एक्स्ट्रा डेज का मतलब क्या होता है? संडे। चलिए अगला सवाल। अब मैं आपको इसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस कराता हूँ, आपको ये समझ में आ जाएगा। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ 13 मई 2020 कौन सा दिन है? 13 मई 2020। देखिए बच्चों 2020 तो पूरा नहीं हुआ, हमने पहले क्या करना होगा? पहले 2000 तक जाना होगा, फिर 19 वर्षों तक जाना होगा, फिर जनवरी से 13 मई तक जाना होगा। ऐसे जाना है हमने। पहले 2000 वर्ष, फिर 19 वर्ष, 2019 हो गया। 20वां नहीं जाना क्योंकि 20वां भी पूरा नहीं हुआ है। 2000 में अतिरिक्त दिन कितने होते हैं? 0। 19 को 4 से भाग कर लो, 4 चौक 16, तो 19 तो हो ही गए, 4 और जोड़ दो, हो गए अतिरिक्त दिन। अब जनवरी में कितने हैं? 3। फरवरी 2020 की गिनी जाएगी यहाँ पर, तो 1, मार्च, अप्रैल, मई पर आ गए। देखिए ये क्या है? ये अप्रैल ख़त्म हुआ और मई को 7 से भाग करेंगे तो 6 आएगा। अब इनको जोड़ लीजिए आप।
अब मैं आपको जोड़ने का भी एक आसान तरीका बता देता हूँ। जोड़कर भाग करते हैं ना, जैसे 63 आया था तो हमने तो 7 से भाग करना है। तो अगर मैं काम करूँ 7 के पेयर बनाकर भगाता रहूँ, निकालता रहूँ, मैं इससे बोलूँगा देखो भैया ये 6 है, ये एक 7 है, मैंने कहा तुम दोनों जुड़ गए, 7 बन के निकल जाओ यहाँ से। आगे देखो ये है 4 और ये है 3, 4 और 3 7, मैंने इनसे भी कहा तुम भी यहाँ से जाओ। तो यहाँ पर अब देखिए 19, 3 22 और 2 24, 24 आया यहाँ पर अतिरिक्त दिन, मैंने इसको 7 से भाग किया तो 7 तिया 21, तो मेरे पास कितना बचा, 3 आया। कितना आया, 3। अब देखिए बच्चों ये 3 का मतलब क्या है, 0 का मतलब तो संडे होता है, 1 का मतलब मंडे, 2 का मतलब ट्यूसडे और 3 का मतलब वेडनेसडे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आज की तारीख जो है वो वेडनेसडे की है। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान, ज़रा भी मुश्किल नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैंने बोला 15 अगस्त 1947, तो आप क्या करोगे, पहले 1900, फिर 46, इसके बाद 47वें पर आते हैं। 47वें में जनवरी से लेकर 15 अगस्त तक हम देख लेंगे क्या होगा। आगे बढ़ते हैं। 1900 के अतिरिक्त दिन कितने होते हैं बच्चों, 1900 के अतिरिक्त दिन होते हैं 5। 46 को 4 से भाग करेंगे कितना आएगा, 11। इसके बाद जनवरी में कितने हैं, 3, फेब 0, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, और यहाँ पर आकर हम जुलाई पर आ गए। अब अगस्त पूरी नहीं है, 15 अगस्त है, 15 को 7 से भाग करेंगे, 7 दूनी 14, 1 आएगा। अब समझिए इन सबको जोड़कर या तो आप क्या कर लो 7 से भाग, या ऐसे हटाओ 2 3 5 और 2 7, आप इनसे बोलो आप जाओ, 7 बन गए हो, सारे जाइए आप, ये गए। इसके बाद देखिए 1 3 4 3 7, ये भी तीनों जाएंगे, 7 बन गए, खत्म। इसके बाद कौन बचता है, ये बचते हैं 11 और 3 14, 7 से भाग करेंगे, ये भी खत्म। इसके बाद कौन बचता है, 5 और 46, 5 और 46 का मतलब क्या है, 5 और 46 का मतलब है 51, 5 और 46, इसका मतलब क्या है, 51 है। आप देख सकते हो कहीं कुछ गड़बड़ अगर है तो कोई इसमें देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक देखिए 1900 के कितने अतिरिक्त दिन बताए थे मैंने, सॉरी 1900 के 5 नहीं थे, 1 था, 1900 का 1 था, तो ये कितना बन गया 47। इस 47 को 7 से भाग कर देता हूँ, किससे भाग कर देता हूँ, 7 से, तो ये कितना आएगा, 7 6 42, 5, 5 का मतलब क्या होता है, फ्राइडे, 5 का मतलब फ्राइडे। अगला एग्जाम्पल आ जाते हैं हम लोग। अगला एग्जाम्पल चलिए यहाँ लिखते हैं। अगला एग्जाम्पल है 26 जनवरी 1950। आप क्या करोगे, 1900 पूरा करोगे, 49 करोगे और फिर 26 जन पर आ जाओगे। 1900 का मतलब 1 होगा, 49 को 4 से भाग करोगे तो 49 प्लस 12 हो जाएगा, क्योंकि 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 26 जैन, 7 से भाग करोगे 7 के 21, 5 आ जाएगा। तो अब आप देखिए 12 5 17, 17 और 50 67, 67 को 7 से भाग कर लीजिए, 7 9 63, बचेगा कितना, 4। इस 4 का मतलब क्या होगा, इस 4 का मतलब होगा थर्सडे। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी रटना नहीं है, एकदम समझ में आना है बस। अगला एग्जाम्पल है, मैंने बोला कि 13 मार्च 1945 ले लेते हैं चलिए, या यहाँ पर हम कर लेते हैं 2012, ये ले लो। पहले पूरा 2000 जाएगा, फिर 11 जाएगा, फिर जाएगा जनवरी से लेकर 13 मार्च तक। 2000 का मतलब 0, 11 को 11, 4 दूनी 8, जनवरी 3, फेब 2012 तो लीप वर्ष होगा 1, मार्च में 13, 6, तो 6 और 1 7, ये गया। 11 और 3 14, ये भी गया, बचा 8 बचा सिर्फ। इस 8 को 7 से भाग कर लीजिए, 1 आएगा और 1 का मतलब मंडे होगा। ये हमारा फर्स्ट टाइप है और मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में भी आया होगा। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं, वो आप लोगों ने ट्राई करने हैं। 12 अगस्त 2019, 27 फेब
2020, 18 अप्रैल 2020, 17 सितंबर 1984, 29 दिसंबर 1997। ये 5 सवाल आपने ट्राई करने हैं, इसको नोट कर लीजिए आप।